सब काफी देर से गर्मी में इंतजार कर रहे हैं। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी यहां मौजूद हैं, हमारी माताएं बहनें मौजूद हैं। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आज मंच पर मौजूद हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी नेतागण, जिन्होंने ये सभा को बहुत खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से, अनुशासन तरीके से सफल बनाने का काम किया है, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, इस लोकसभा के संबंध से जुड़ी हुई जरूरी बात अपने आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा करना चाहता हूं। जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन लोकसभा आम चुनावों में पहले की तरह ही दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आजकल दुश्मन सामने से आकर आप पर वार नहीं कर रहा। पिछले कुछ समय से दुश्मन हमारे बीच में रहकर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कैडर को, हमारे वर्करों को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते होंगे कि पिछले कुछ समय से यहाँ पर हमारे जो दुश्मन हैं वो बहरूपिये का रूप लेकर हमारे लोगों के बीच में रहकर हमारे कैडर को, हमारे लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि ये बहरूपिये आप लोगों के बीच में रहकर
किस तरीके से आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको उनको पहचानना बहुत जरूरी है साथियों। ये बहरूपिये जय भीम का नारा लगाते हैं, ये बहरूपिये गले में पटका पहनकर आपके हकों की बात करते हैं, परंतु जब अपने नेता चुनने की बात आती है तो कुछ बहरूपिये इतने समझदार होते हैं, अपने आप को ही नेता बना लेते हैं। घबराने की बात वहां तक नहीं साथियों, घबराने की बात तब है जब ये अपने आप को नेता बनाकर बहुजन समाज पार्टी बहन जी से दूर करके अन्य विपक्षी नेताओं को बड़ा हितैषी बताते हैं, बहुजन समाज का हितैषी बताते हैं। तो साथियों, अगर कोई बहरूपिया आपके बीच में आकर आपके हकों की बात कर बहन जी के अलावा किसी और को नेता माने तो समझ जाइएगा कि आपके बीच में वो दुश्मन खड़ा है जिससे आपको सावधान रहना होगा। साथियों, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और अगर आप लोगों को ये बात सही लगे तो मेरी ये लाइनें खत्म होने के बाद जय भीम के नारे लगाइएगा। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो बहुजन समाज के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। साथियों, ये बहरूपिये कुछ समय से आप लोगों के बीच में बैठकर अफवाह फैला रहे हैं। इन्होंने पिछले कुछ सालों से एक नई अफवाह छोड़ी थी आपके बीच में कि हाथी कमजोर हो रहा है, आपका हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है। आप सब ने ये शिकायत सुनी होगी, परंतु हकीकत कुछ और है साथियों। हकीकत क्या है, उस पे आने से पहले मैं आप लोगों से इलेक्टरल बॉन्ड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। क्या यहाँ पे लोगों ने इलेक्टरल बॉन्ड्स के बारे में सुना है? हाथ उठा के बताइए जिन्होंने इलेक्टरल बॉन्ड्स के बारे में सुना। तो आप सब जानते होंगे कि पिछले 6 सालों में भारत के 25 राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े धरना सीटों से 16,500 करोड़ रुपए चंदे के रूप में लिए हैं, परंतु एक पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेट से 1 रुपया नहीं लिया। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है? और साथियों, अगर आप ये जानते हैं, अगर आप ये बखूबी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो किसी धरना सेट से 1 रुपया नहीं लेती, तो ये पार्टी चलती किसके धन पे है? ये अपने कार्यकर्ता के तन मन और धन से चलती है। आज तक चलती आई है और आगे भी चलती जाएगी। साथियों, हमारे सभी कार्यकर्ताओं से जब जब मुझे बात करने का मौका मिला, जब जब मैंने उनसे ये मुद्दे उठाए कि बात ये भाई सच है कि आप लोगों को किताबों का बोझ भारी लग रहा है, तो पता है पलट के हमारा कार्यकर्ता क्या बोलता है? जानते हैं आप, हमारा कार्यकर्ता अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है कि भैया जी, ये किताब नहीं, कर्तव्य है हमारा। मान्यवर साहब के मूवमेंट के लिए, उन्होंने बहुजन समाज के मूवमेंट के लिए मान्यवर साहब ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, बहन जी ने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। हम अगर अपनी जेब से निकाल कर 10 रुपया दे देते हैं किताब के माध्यम से, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो साथियों, इन बहरूपियों को तमाचा मार के बता दीजिए कि ये किताब नहीं, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये हमारे समाज को आगे बढ़ाने का जरिया है। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस किताब के महत्व क्या है, कितना जरूरी है ये, परंतु
ये जो बहरूपी है आपस में हमारे लोगों के बीच में रहकर ये गलतफहमियां फैलाते हैं, इनको हम कुछ चंद लोग मिलकर नहीं पकड़ सकते। इन सबको हमें अलग से 4-5 लोग मिलकर पूरे देश में इतनी बड़ी पार्टी को अकेले नहीं रोक सकते। तो साथियों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जब भी कोई कार्यकर्ता, पदाधिकारी या नेता आपके बीच में नीला पटका पहन के आए और बोले कि जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने बहुत काम किया है, पर अब समय आ गया है कि हम दूसरी पार्टी की ओर देखें, तो समझ जाइए कि ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। और ये हम अकेले 4-5 लोग नहीं कर सकते, ये आप लोगों को खुद अपने आप से समझना होगा। साथियों, तभी ये मूवमेंट दोबारा से उतनी ही मजबूती से दौड़ेगा जिस मजबूती से ये आज तक यहाँ पर दौड़ तक आया है। हम आपके साथ हैं। विकास भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अभी हम लोकसभा आम चुनाव के बीच में हैं और हमारी तरह ही, बहुजन समाज पार्टी की तरह ही अन्य विपक्षी पार्टियां भी आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों से वादा करेगी, आपसे दरख्वास्त करेगी कि आप उनके लिए वोट डालें। परंतु साथियों, इस लोकसभा आम चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट डालने से पहले आप उनसे 3 मुद्दों पर सवाल कीजिएगा। सिर्फ 3 मुद्दे। हम जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, हम किसी के धन के आधार पर वोट मांगने का काम नहीं करेंगे, हम किसी से सवाल नहीं करेंगे किसी धन को, जाति को लेकर। हम सवाल करेंगे शिक्षा को लेकर, हम सवाल करेंगे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, हम सवाल करेंगे अपने युवा साथियों के रोजगार के लिए। बराबर साथियों? और साथियों, ध्यान रखिएगा, जब आप सवाल करें इनसे तो आपको इनसे पिछले 5 से 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है। बहुत हो गया ये मैनिफेस्टो का नाटक, बहुत हो गया अगले 5 साल में हम क्या करके दिखाएंगे। ये नाटक, ये झूठ, ये फरेब अब आप बर्दाश्त मत कीजिएगा। अब आप उनसे पूछिए कि पिछले 10 साल से तुम्हें हमने भारत की सरकार में बिठाकर रखा, तुमने हमारे बहुजन समाज के लिए क्या काम करके दिखाया है। अब आपको सवाल ये करना होगा। साथियों, मैं आपसे पहले शिक्षा के बारे में बात करता, आपको जो शिक्षा के बारे में सवाल पूछने, मैं आप लोगों को शिक्षा के ऊपर 3-4 मुद्दे छोड़ के जा रहा हूं। साथियों, आप जानते हैं पिछले 10 सालों में हमारे सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल हो चुका है कि एक सरकारी सर्वे ने पता करा कि आज की डेट में 8वीं कक्षा के बच्चे से अगर आप गुणा भाग करने को कहो तो वो बेचारा बच्चा गुणा भाग नहीं कर पाएगा। आप उससे बोलो अंग्रेजी में तुम मुझे 2 लाइनें सुनाओ, वो बेचारा 8वीं कक्षा का बच्चा अंग्रेजी की बातें नहीं समझ पाता। एक तरफ प्रधानमंत्री जी, एक तरफ भाजपा सरकार इस भारत को वर्ल्ड इकोनॉमी बनाने की बात करती है और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हमारे गरीब बच्चे, उनको शिक्षा देने से नकारती है, उन्हें दूर रखती है। साथियों, दूसरी तरफ बोलती है कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। आज डिजिटल इंडिया के नाम पर क्या दिया है भारत सरकार ने, भाजपा की सरकार ने क्या दिया आपको? आप जानते हैं आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक की फैसिलिटी नहीं है। अगर हमारे बच्चे को कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा तो कहां से वो डिजिटल इंडिया में हिस्सा ले पाएगा? आप ही बताइए, क्या ये बात सही है कि गलत? तो साथियों, अगर ये सरकार हमारे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक अच्छे टीचर्स, अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई तो क्या उसको हक है सत्ता में आने का दोबारा?
नहीं है ना? तो अगली बारी ये आपके बीच में आए तो शिक्षा के नाम पर ही इन्हें भगा के फेंक दीजिएगा यहां से। अब हम अपने युवा साथियों की बात करते हैं। हमारे यहां कितने युवा साथी हैं? पंडाल में एक बार हाथ उठा के बताएं। बाप रे, हमारे बड़े बुजुर्गों में दिल, हमारे बड़े बुजुर्ग भी दिल से युवा है। हम उम्र से पूछ रहे हैं, हमें पता है हमारे बड़े बुजुर्गों का दिल आज भी जवान है, हम आज भी जानते हैं। परंतु साथियों, हंसी मजाक अपनी जगह है, पर जो मैं मुद्दा आपके बीच में रख रहा हूं वो बहुत ही जरूरी है। हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि जब आप सत्ता में नहीं होते, जब आपके लिए कोई नेता पार्लियामेंट में नहीं लड़ता, आपके लिए आपके हकों की बात नहीं रखता, तो कैसे ये जातिवादी सोच रखने वाली पार्टियां हमारे समाज को तोड़ती हैं। आजकल इन लोगों ने रोजगार को नया मुद्दा बना रखा है। इन्होंने रोजगार को नया तरीका ढूंढा है जिस तरीके से हमारे युवा साथियों को तोड़ा जाए। क्या आप जानते हैं पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया है, कि आज 30% युवा बेरोजगार घूम रहा है। 30% युवा बेरोजगार घूम रहा है साथियों। और ये कोई सोची समझी या कोई गलती से नहीं हुआ कि हम रोजगार नहीं दे पाए। आप जानते हैं सेंटर और स्टेट में जहां पे भाजपा की सरकार चल रही है, वहां पर 50 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। ये जानबूझ के आपको रोजगार देना नहीं चाहती साथियों, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर उन्होंने वो पद भरे तो रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा। आप लोगों का हक मारने का इन्होंने नया तरीका ढूंढा है। आप लोगों को रिजर्वेशन से दूर रखने का इन्होंने नया तरीका ढूंढा है। हम पद खाली रख लेंगे, हम नौकरी नहीं देंगे। हम आपको भूखा मार देंगे पर नौकरी नहीं देंगे। हम आपको गुलाम बना देंगे, मुफ्त में राशन दे देंगे, पर आपको अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देंगे। साथियों, ये सोची समझी चाल है। साथियों, अगर आपको 30% का फिगर, 30% का आंकड़ा डरा नहीं रहा है, तो मैं आपको एक हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवा लोगों ने, 17 लाख से ज्यादा युवा साथियों ने मात्र 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। एक बारी 3500 नौकरियों का ऑफर आया था, सरकारी ओपनिंग थी, 3500 नौकरियां का ओपनिंग था, उसमें 17 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। आप मान सकते हैं कि उन 3500 नौकरियों के लिए 17 लाख बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बेरोजगारी का स्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। साथियों, मजे की बात तो यह है कि ये 3500 नौकरियां और ये 17 लाख बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रदेश गुजरात की हेडलाइन है। अब हमें समझ नहीं आता कि अगर गुजरात में ये हाल है तो ये भारत में क्या हाल कर रहे होंगे, और यहां उत्तर प्रदेश में क्या हाल कर रहे होंगे, ये हमारा युवा ही समझ सकता है। अगर मैं 1 मिनट अपने भाषण से निकालकर अपने युवा साथी से सीधी बात करूं, भाइयों, अगर आप बताओ आपके माँ बापों ने कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया, कितना पैसा खर्चा आपकी पढ़ाई पर, आपकी जिंदगी के 12 से 15 साल उन्होंने खर्चा उठाकर आपको पढ़ाया लिखाया। आपको नहीं लगता कि यार मैं भी कमाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, उनके लिए भी मैं सहारा बनूंगा? बताइए साथियों, करता है ना दिल? पक्का? तो जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो
और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता है? मन करता है ना, मन करता है ना जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। आता है ना गुस्सा? तो मैं अपने सभी युवा साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी का गूदा तो निकाल के किसी को जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ताकत दी है अपने वोट देने की, वोट डालने की, उस वोट को एक एक बंदूक की गोली की तरह इनकी छाती में डाल दिया। ये हमारे सभी युवा साथियों की तरफ से बदला होगा जो इन्होंने हमारे साथियों के साथ इतने सालों तक खिलवाड़ किया है। साथियों, ये कोई मजाक नहीं। अगर मेरे शब्द थोड़े से ज्यादा निकल गए, गंदे निकल गए, मुझे माफ कीजिएगा, पर ये गुस्सा है, ये मुझे पता है मेरे युवा साथियों का गुस्सा है। उनको बहुत बुरा लगता होगा, अपने माँ बाप के लिए जो सहारा बनना चाहते थे वो आज भी उन पे निर्भर है, बहुत बुरा लगता होगा। साथियों, दूसरी ओर अब मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं। साथियों, एक तरफ इन्होंने हमारे युवाओं को रोजगार से दूर रखा, एक तरफ हमारे छोटे बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की कोशिश करें। ये आप लोगों को इन मुद्दों पे बात नहीं करने देना चाहते। आपका ध्यान भटकाने के लिए क्या बात करते हैं? हमारी माताएं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपको मुफ्त में राशन देने की बात करते हैं। हमारे घर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? अनाज की। हम किस लिए कमाते हैं? ताकि अपना पेट भर सके। इन्होंने क्या सोचा कि रोजगार नहीं देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, राशन दे देते हैं, चुपचाप निपट जाएगा मामला। पर साथियों, अब ये चुपचाप से कुछ नहीं निपटने वाला। आप सवाल कीजिएगा कि ये जो बोलते हैं ना सीना चौड़कर मंचों से कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि भाई साहब ये जो एहसान कर रहे हो ना 80 करोड़ जनता पे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये ऐसा चूना मत लगाओ हमें। पूछिए क्यों मैं चूना बोलता हूं। आप लोगों को कितने का राशन मिलता होगा? 13 रुपया। आपको मैं बोलता हूं महीने में वो 1000 रुपए का राशन दे रहे थे। बहुत ईमानदार लोग हैं ना, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा ईमानदार है। 5 किलो का आटा देते हैं, मैं कहता हूँ तेल भी देंगे, चीनी भी देंगे, गैस सिलेंडर भी देंगे। आपको 1000 रुपये से ज्यादा का राशन नहीं मिलता, 1000 रुपये से ज्यादा का राशन नहीं मिलता। पर अगर साल में अगर 1000 रुपए के हिसाब से भी लगा ले तो 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन नहीं बनता। मानते हैं साथियों? क्यों हमारी माताएं बहनें बताइए, 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं बनता ना साल का। और अगर आपकी क्लास 4 की नौकरी लगी होती तो महीने का कितना कमाते हैं? कम से कम 15 से 20,000 रुपया, कम से कम 20,000 रुपया। बिल्कुल, बहन जी के शासनकाल में 35,000 रुपए मिल रहा सफाई कर्मी को। 35,000 रुपए सफाई कर्मचारी को दिया बहन जी ने। पर साथियों, ये धंधे वाले लोग हैं ना, तो पैसा तो बचाएंगे, नहीं देंगे 35,000। मैं कहता हूं आपको 20,000 देते हो, आपको साल को 2.5 लाख रुपया कमाने का मौका मिलता अगर आप रोजगार में होते। मुफ्त में राशन दे के 12,000 रुपए का राशन दिया, 12,000 का राशन दिया और 2.5 लाख का चूना लगा दिया। भाई साहब, पान मांगा था, ये चूना नहीं मांगा था उसमें लगाने को आपसे, ये क्या लगा के दे दिया। साथियों, ये जो राशन की स्कीम है ना, ये सबसे बड़ा चूना लगाया है हमारी जनता को इन्होंने। और क्या बोलते हैं आपसे गांव-गांव में घूमकर बोलते हैं ना कि मोदी जी का नमक खाया है, मोदी जी का नमक खाया।